आरबीआई के, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी ब्रेक पे जाने से पहले। मैंने बताया था अपने लर्नर्स को कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है, जिसमें से सेंट्रल बैंक है एंड देन कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जिससे था हम लोग रोज डील करते हैं, एक आम आदमी डील करता है, दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक। सबसे पहला फंक्शन जो कमर्शियल बैंक है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपने बैंक में जाके जमा करा सकता हूं। सो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म्स according to requirement of a different section of the society and the main kinds of deposit. There are different types of deposits. अब मैं बैंक में गया, मैंने डिपॉजिट कर दिया अमाउंट। अब किस किस तरीके से मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, व्हाट आर दी वेज? तो मेरे पास जो सबसे पहले है करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। अब करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या हुआ? दीज डिपॉजिट रेफर टू द दोज डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, यानी कि जब भी मुझे जरूरत है वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। सो दैट इज करंट अकाउंट। Such deposits are generally maintained by businessmen with the intention making transaction with such deposit. यानी कि अब ये क्यों बना रहे हैं हम, यानी कि करंट अकाउंट किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। अब वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, पैसा जमा कराता है बैंक में और उसको जब भी उसको जरूरत होती है उसको निकाल लेता है, उसके ऊपर चेक बना लेता है और लोगों को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जब आप अगर मेरे पास करंट अकाउंट है तो मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कितने भी चेक एक महीने में इशू कर सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर बैंक जो होता है आपको क्या करता है, इंटरेस्ट नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, ऊपर से वो आपसे सर्विस चार्ज काटता है, जो भी आपको वो सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि आपका पैसा सेव है। इवन इट इज अ करंट अकाउंट, आपका पैसा सारा का सारा बैंक में सेव है। आपको लैक्स ऑफ रुपीज की पेमेंट करनी है, आप एक चेक काट के दे देते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ योर मनी इज देयर, दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर द करंट अकाउंट। एंड इसके एवज में बैंक आपसे कुछ चार्जेस काटता है। तो दैट इज अ करंट अकाउंट और अ डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना पैसा जमा करा सकते हैं। अब मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है साल, 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने, सो आई कैन गो विथ फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट विच इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट। रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। Such deposit not enjoy checkable facility. These deposits carry a high rate of interest. यानी कि करंट अकाउंट में अभी हमने बात की, करंट अकाउंट में क्या है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं उस पैसे को कुछ लंबे टाइम के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट कैन बी 6 मंथ, दैट कैन बी 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, जितना लंबा टाइम होगा उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको देगा और इसके ऊपर आपको कोई भी चेक फैसिलिटी नहीं मिलती। It means you will not withdraw this money or you cannot transfer this money to anyone else. हाँ, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकते हैं और वो सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। But in that case, bank will charge, will give you less rate of interest as they have promised to give you. So that is my fixed deposit account, wherein I'll get fixed period, fixed for fixed period, and then now they carry rate of interest which is less than the interest rate on fixed deposit. It must be noted that current account deposit and saving deposit are checkable deposit, whereas fixed deposit is non checkable deposit. यानी कि अगर यहाँ पर मेरे लर्नर्स के पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में क्या फर्क है। दोनों में इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या है, नॉन चेकनेबल डिपॉजिट है, यानी कि आप उसको चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते, जबकि सेविंग अकाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। अनदर फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स. So these deposit received by banks are not allowed to remain idle. So after keeping certain cash reserve, the bank is, now what the bank will do? The balance is given to the needy borrower. Interest is charged from them, which is main source of income from this bank. यानी कि अब बैंक पैसा कैसे कमाएगा? बैंक तो अभी तक पैसा ले रहा था और आपको ही को दे रहा था, सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रहा था, टाइम डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट दे रहा था, इसका मतलब बैंक खर्चा कर रहा था। अब बैंक की इनकम कहां से आएगी? फ्रॉम वेयर दे विल गेट द मनी? सो एडवांसिंग ऑफ लोन, यानी कि जो पैसा आपने जमा कराया है, बैंक उसमें से कुछ कैश रिजर्व रेशियो एज डिसाइडेड बाय आरबीआई और अ सेंट्रल बैंक
रखने के बाद बाकी सारा का सारा पैसा वो किसको दे देते हैं, बोरोवर्स को दे देते हैं, और उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और यही पैसा मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सो दैट इज व्हाट एडवांसिंग ऑफ लोन, जो पैसा जनरेट करता है कहां से, जो भी पैसा दिया गया, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट रेफर्स टू द लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स like shares, stock, bonds. A credit limit is sanctioned and the account is credited in his account. The borrower may withdraw any amount within his credit limit and interest is charged. यानी कि कैश क्रेडिट सिस्टम क्या हुआ, एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी काइंड ऑफ हो गया। मैं बैंक के पास गया, मेरा करंट अकाउंट था, मैंने उनको अपने शेयर्स दिखा दिए, स्टॉक मार्केट दे दिया, स्टॉक मार्केट का जितना भी था बॉन्ड्स दे दिए, और वो सारा पैसा देने के बाद उनके पास जमा हो गया, और जिसके अब मेरे पास क्या हो गया, एक लिमिट आ गई, उस लिमिट से मैं पैसा निकाल सकता हूं, और उतना ही पैसा निकाल सकता हूं जितना मैं पैसा निकालूंगा उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज कैश क्रेडिट सिस्टम विच इज गिवन टू अ बैंक पर जिसने भी बैंक अकाउंट में खोल रखा है उसको ये सर्विसेज दी जाएंगी। डिमांड लोन्स, डिमांड लोन्स refers to those loans which can be recalled on demand by the bank anytime. The entire sum of demand loan is credited to the account. Interest is payable on the entire sum. So this is another functionality of a commercial bank जो ट्रांजेक्शन करते हैं और डिमांड लोन्स के ऊपर काम करते हैं। तो डिमांड लोन क्या हुआ, लोन विच कैन बी रिकॉर्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक, यानी कि बैंक को भी अपने पास पैसा लेना होता है तो बैंक भी कहीं ना कहीं से पैसा क्रेडिट कराता है और अपने पास इंटरेस्ट देता रहता है। शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि बैंक के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट है, करंट अकाउंट, सेविंग का अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट। उसका डिफरेंस भी मैंने बताया। उसके बाद बैंक पैसा कैसे कमाता है, बैंक जो पैसा हमने जमा कराया उसको दोबारा से कहीं और इन्वेस्टर्स को दे देता है, यानी कि जो बोरोवर होते हैं उनको दे देता है और उससे पैसा ले लेता है। अब शॉर्ट टर्म लोन भी देता है बैंक, दे आर गिवन एज ए पर्सनल लोन, यानी कि आपको अक्सर कॉल आता होगा, आपके फादर या मदर को कॉल आता होगा लर्नर्स के कि पर्सनल लोन ले लीजिए, तो दे आर गिवन एज ए पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। द मनी इज क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द बोरोवर and the borrower can withdraw the money from his account. Interest is payable on the entire sum of loan granted. यानी कि पिछले वाले में क्या था, डिमांड लोन, मैंने एक हाउसिंग लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, तो मेरे को एक पूरा का पूरा पैसा मिल गया। कार लोन लिया या मैंने हाउसिंग लोन लिया तो मुझे एक पूरा का पूरा पैसा डिमांड बाय द बैंक से मैंने लिया और मेरे अकाउंट में सारा पैसा आ गया। अब वो मैं धीरे धीरे करके पैसे को बैंक को चुका रहा हूँ। तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, लाइक कार लोन 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, सिमिलरली हाउसिंग लोन 20 साल, 25 साल, तो दैट कम्स अंडर द डिमांड लोन। और शॉर्ट टर्म लोन में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म लोन इज नथिंग बट योर पर्सनल लोन, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आपको पैसा पूरा का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस ट्रांसफर के एवज में आपसे हर महीने कुछ ईएमआई काट ली जाती है। व्हाट इज एन ईएमआई, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज ईएमआई। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, अब मान लो मैंने 100 रुपए लिए, अब 100 रुपए किसी को दे दिए तो मैं कैसे करूंगा। अब ये जो पूरा सिस्टम है इसको समझने के लिए हमें कोई एक एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से डेफिनेशन पढ़ूंगा अपने लिए, अपने लर्नर्स के लिए। क्रेडिट क्रिएशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। While sanctioning a loan to a customer, they do not provide cash to the borrower. Instead, they open a deposit account from which the borrower can withdraw. In other words, while sanctioning a loan, they automatically create deposit known as credit creation of the commercial bank. अब पूरा सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है कि ये क्या मतलब हुआ कि मान लो कि जब आपने कोई बैंक से लोन लिया, आपने 100 रुपए का लोन लिया, तो बैंक ने क्या किया, 100 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अल्टीमेटली वो है कहाँ पे, बैंक में ही तो है। उसमें से आपने पैसा निकाल लिया, अगेन आपने किसी को पेमेंट किया, वो भी बैंक में वापस आ गया। तो इस टाइप से वो पैसा जो है क्रेडिट क्रिएशन के दौरान मल्टीप्लाई होता रहता है। तो अल्टीमेटली वो जो पैसा निकला भी था, बैंक ने दिया भी था, वो सारा का सारा पैसा रहता कहाँ है, बैंक में ही रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि वो पैसा कैसे आगे रोटेट होकर बैंक के अंदर ही रहता है, आपके अकाउंट से निकलने के बाद भी वो बैंक में वापस आ जाता है। सो दिस इज द वे वी क्रिएट अ मल्टीपल फंड्स एंड दैट विल बी यूज्ड बाय द बैंक्स। नाउ
Clearing of check is the another function of बैंक, कमर्शियल बैंक, क्योंकि जब हम चेक निकालते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं या चेक से हम पैसा निकालते हैं, तो that is again a process done by the banks. So it is a process of moving a check from the bank in which it was deposited to the bank on which it was drawn, and the movement of the money in the opposite direction. The process is called as clearing cycle. Normally results in a credit to the account at the bank of deposit and an equivalent debit to which account at the bank on which it was drawn. यानी कि चेक से पैसा निकालना है तो मैंने एक बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ किया. फॉर एग्जांपल मुझे अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है या मुझे किसी को पेमेंट करनी है, तो मुझे एक चेक डिसाइड लिख के देना पड़ेगा और वो चेक उस बैंक में जाएगा, फिर वो वहां से क्लियर होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग साइकिल. कैसे मेरे बैंक से वो चेक निकला, मैंने किसी और बैंक में जमा कराया, फिर वो मेरे बैंक में गया, हेड ऑफिस से घूमता हुआ, तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे वो मेरे बैंक में पैसा आएगा. सो दे पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लियरिंग साइकिल कहलाता है. 2013 के अंदर आरबीआई ने चेकबुक का फॉर्मेट चेंज किया, क्योंकि चेकबुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई घर पे ना छाप सके. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2013 के अंदर न्यू चेक सिस्टम स्टार्ट किया. अब वो न्यू चेक सिस्टम मैंने अपनी फिगर में दिखाया है कि वो क्या है. अब आप ध्यान से अपनी चेकबुक को निकालिए, अपने पेरेंट्स की चेकबुक को निकालिए और चेक कीजिए क्या इसी फॉर्मेट में बैंक की नई पास चेकबुक है. यस, इट इज इन दिस सेम फॉर्मेट. तो सबसे पहले क्या होगा, 1 नंबर पे बैंकिंग लोगो होगा और उसके अदर डिटेल्स लिखे होंगे, जैसे कि बैंक का एड्रेस, आईएफएससी कोड, ये सारा कहाँ लिखा होगा, सबसे ऊपर वाली फॉर्मेट में. नए चेक फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं जो 2013 से लागू हुआ. देन वी हैव अ डेट विच इज सेम एज प्रीवियस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है DDMMYYY, इसका मतलब 0803/2006 is the way we have to write the date. We cannot use slash, we cannot use dot. Each digit must be written in the square box only. The second change they have done, void pantograph. The second change is this type of account, this type of line which is known as pantograph is given with a new checkbook so that it can be recognized easily, and that is the original check. Check printer details, that is CTS 2010, that is must while for the new checkbook. तो यहाँ पर मेरे लर्नर्स देख रहे होंगे जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर एक चेक प्रिंटर के डिटेल भी डले हुए हैं जिसका नंबर CTS 2010 लिखा. रूपी का सिंबल ऐड किया गया. आपको पता होगा कि रूपी का सिंबल पहले हम RS लिखते थे और रूपी का सिंबल बनाया गया किसी, जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपटीशन निकाला, उस कंपटीशन के विनर ने जो सिंबल दिया था, दैट इज अ रूपी सिंबल ही इज गिवन. नेक्स्ट, द फिफ्थ चेंज इज प्लीज साइन हेयर भी लिखा आता है और आपका नाम लिखा आता है. बाकी सारी चीज़ें हमेशा चेक के अंदर सेम रहती है. तो 2013 के अंदर ये कुछ चेंजेस थे जो आरबीआई ने रिकमेंड किए सभी बैंक को फॉलो करने के लिए. और अगर अब आप चेकबुक देखेंगे तो वो चेक ऐसा ही दिखेगा. ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसके थ्रू मैं चेक की नंबरिंग देखता हूँ, एंड दैट इज नॉट अ सिंपल ink. This is a magnetic ink which can be read by the MICR device of computer, magnetic ink character reader. So this is all about check, how the check is to be. अब चेक भरना भी आना चाहिए लोगों को, तो मैं वो थोड़ा सा अपने लर्नर्स को वो भी बता देता हूँ, हाउ टू फिल द चेक. सबसे पहले डेट भरी जाती है, डेट भरेंगे हम सबसे पहले. उसके बाद पे मतलब किसको देना है ये पैसा. दिस कैन बी individual name, like you are paying to me Naveen Gupta, so you will write here Naveen Gupta, and then you can cut the line, the balance space you can cut. Like I can explain to my users, learners, how I can do. I'll write, I'll take pen, so I can write here. So this is my name to whom I am issuing the check.
एंड द नेम शुड बी कंप्लीट नेम। जिस अकाउंट में जाना है तो वो पूरा का पूरा एज इट इज मैच होगा। अगर मुझे ये स्पेस की जरूरत नहीं है, आई विल कट लाइक दिस। अब मान लो कि मुझे 1200 रुपीज निकालने हैं, सो आई विल राइट हेयर अमाउंट। यहां पर मैं अमाउंट लिखूंगा। अमाउंट शुड नॉट बी 1200, इट ऑलवेज बी रिटन एज 1200। दिस इज इन वर्ड्स, we need to write 1200, not 1200. And then herein I'll write the amount in figure, let's say 1200. And after 1200 I can mark like this. Then we have signature. तो मेरे को जिस भी अकाउंट से मेरे को पैसा निकालना है, I can write here this signature. तो यहाँ पर पर्सन के साइन होंगे। साइन हमेशा ऊपर वाली लाइन में होंगे। नीचे एक वाइट लाइन होती है जिसके ऊपर ये नंबर्स लिखे होते हैं, उस लाइन पे नहीं जाना होता। तो यहाँ पर एक जिसका भी अकाउंट है वो साइन करेगा। सो दिस इज द वे वी कैन फिल द चेक। सो आई होप इट इज क्लियर टू माई लर्नर्स कि चेक होता क्या है, कब ये चेक का फॉर्मेट चेंज हुआ, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है कि मैंने अपने, जैसे मैंने किसी को चेक दिया तो वो अपने बैंक में जमा कराएगा, वो फिर सेंट्रल बैंक में जाएगा, वहाँ से उनके हेड ऑफिस में, फिर वहाँ से जिस बैंक में अकाउंट है, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है तो अलग अलग बैंक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वहाँ से वो पैसा निकल सकता है। ये सारे फंक्शंस जो मैंने अभी पढ़ाए हैं ये हमारे क्या थे, प्राइमरी फंक्शंस थे। यानी कि ये नॉर्मली आप बैंक के अंदर जाएंगे, ऑल दिस फैसिलिटी यू कैन अवेल थ्रू अ बैंक। ये आप पूरी की पूरी फैसिलिटीज अपने बैंक से ले सकते हैं जो अभी हमने बात करी है। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस। अब क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो कुछ अलग सर्विसेज भी बैंक देता है, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी फंक्शंस। नाउ व्हाट इज एजेंसी सर्विसेज? सेकेंडरी फंक्शन के अंदर सबसे पहले है एजेंसी सर्विसेज। बैंक एक्ट एज एन एजेंट टू द कस्टमर इन डिफरेंट कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। Bank collects checks, rent, interest on behalf of their customer and also make payment of taxes, insurance premium on their behalf. यानी कि अब बैंक जो होता है एक एजेंसी सर्विसेज का भी काम करता है। अभी तक हमने क्या बात की कि बैंक ने क्या किया, मैंने उसमें पैसा डिपॉजिट किया, उसको निकाल लिया, बैंक ने मुझे उस पर चार्जेस दिए। अब बैंक मुझे कुछ सर्विसेज भी देता है। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक हर महीने कुछ पैसा कटता रहे जो मैंने लोन लिया था, या बैंक मेरे बिहाफ पे कहीं से एक चेक आना है उसको कलेक्ट करेगा, अपने आप जमा करा देगा, या मैं बैंक को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि बैंक मेरे बिहाफ पे हर महीने की 5 तारीख को इस कंपनी को एक रेंट पे कर देगा, तो ऑटोमेटिकली बैंक क्या करेगा, उस प्रोसेस को चलाता रहेगा। आई कैन गिव अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू माई बैंक एज वेल कि इस डेट को मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू होता है, ऑटोमेटिकली मेरे बिहाफ पे कर दीजिए। अगर कोई टैक्स पे करना है वो भी। So these are the services. These are not directly involved in a banking operation. These are the agency services which is bank is giving to me. Then purchase and sale of securities. Bank normally are more knowledgeable about stock and share business. As such, they buy and sell, keep safe custody of securities on behalf of their customers. So यानी कि अब मैं बैंक के साथ एक डील कर सकता हूँ, बैंक मेरे लिए डीमेट अकाउंट भी खोल सकता है और मुझे बता सकता है कि मैं क्या करूंगा, आपका जो पैसा है उसको मैं शेयर मार्केट में लगा भी सकता हूं और आपके बिहाफ पे मैं उसके ऊपर डील करके सेफ कस्टडी में आपकी सिक्योरिटीज को रख सकता हूं। सो दैट इज ऑल सर्विसेज आर कम अंडर एजेंसी सर्विसेज, वेयर इन बैंक कैन परचेज और सेल सिक्योरिटीज, दैट इज द शेयर्स ऑन माई बिहाफ। What else my bank can do? आपने कई बार देखा होगा कि ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर भी बना देते हैं बैंक को लोग, कि सारा का सारा बैंक्स आर आल्सो एक्ट एज ए ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कस्टमर, देयर एडवाइस। यानी कि पूरा का पूरा ट्रस्ट बना दिया जाता है और वो सारा का सारा पैसा बैंक अपने पास रखता है और जितना भी डीलिंग होगी वो सारा का सारा कौन देखेगा, बैंक देखेगा, और वो एज ए कस्टमर के एडवाइस के हिसाब से वो काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर देयर कस्टमर एंड देयर एडवाइस। जो भी सेल एंड परचेज होगी प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा पैसा बैंक में ही आएगा। रेमिटिंग ऑफ मनी, बैंक ऑल्सो रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू बैंक ड्राफ्ट। यानी कि आप एक
बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको मान लो कि अब कुछ लोग चेक पे बिलीव नहीं करते, मान लो कि मुझे फीस जमा करानी है अपनी, तो नॉर्मली अब तो खैर ऑनलाइन ई पेमेंट्स हो जाती हैं सारी की सारी, लेकिन पहले के टाइम में लोग ई पेमेंट्स तो होती नहीं थी, तो चेक की बजाय वो बैंक ड्राफ्ट मांगते। बैंक ड्राफ्ट क्या फैसिलिटी हुई कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, उनको एक क्रेडिट नोट ले लिया और इमीडिएटली मैंने जिसको दिया वो इमीडिएटली इट्स लाइक ए कैश ओनली। चेक को क्लियर होने में 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकल। लेकिन जो डिमांड ड्राफ्ट है इट्स लाइक अ कैश, तो इमीडिएटली बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देता है जो कि मैं कहीं पे भी जमा करा सकता हूँ, और वो वर्क लाइक अ कैश ओनली। देन परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज अगर मैंने खरीदा था उसको बेचना है तो वो सब भी मेरा कमर्शियल बैंक मेरे को सर्विसेज में देगा, बट दैट इज नॉट अ डायरेक्ट सर्विसेज, दैट इज कम अंडर what agency services. Then bank buy and sell foreign exchange, thus promote international trade. This function is mainly discharged by the foreign exchange bank होते हैं बैंक की, मतलब हर बैंक नहीं करता, ये एक डेजिग्नेटेड बैंक होता है जो ये सारा काम, एक मान लो कि HDFC बैंक है तो उसकी हर ब्रांच ये काम नहीं करेगी, उसकी एक डेजिग्नेटेड ब्रांच होगी वो सारा काम ये करेगी। Then letter of references, bank also given information about economic position of a customer to domestic and foreign traders, likewise provide information about, यानी कि अगर किसी को कहीं से कोई क्रेडिट चाहिए तो लेटर ऑफ रेफरेंस भी बैंक देता है कि इस आदमी की आर्थिक स्थिति क्या है, अगर वो आर्थिक स्थिति सही है then only he can give the money as and a security deposit. Now जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज इज द नेक्स्ट पॉइंट, कि अब एजेंसी सर्विसेज के बाद जो वो सर्विसेज दे रहे थे उसके बाद क्या है, जर्नल यूटिलिटी सर्विस। नाउ कमर्शियल बैंक आल्सो प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज ऑफ जर्नल यूटिलिटी लाइक लॉकर फैसिलिटी। नाउ लॉकर आपने सुना होगा कि लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है बैंक के अंदर, यानी कि आपका जो भी कीमती सामान है वो सारा का सारा बैंक की कस्टडी में रख सकते हैं और आप उस लॉकर को यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। Let's discuss about bank locker facility. Bank locker facility provides to their customer. People can keep their gold, silver, jewelry or other important document in these lockers. Their annual rent is very nominal. यानी कि बैंक उसकी स्थिति में, बैंक उसके एवज में आपसे एक नॉमिनल अकाउंट चार्ज करता है, क्या करता है, एनुअल रेंट इकट्ठा कर लेता है, उसमें एनुअल रेंट बैंक खुद डिसाइड करता है एंड दैट इज वेरी नॉमिनल। बैंक से लेने के लिए कई बैंक आपसे टर्म डिपॉजिट भी रखवाएंगे कि यू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट टू गेट द लेस अमाउंट एनुअल रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर लॉकर। देन ट्रैवलर चेक्स एंड लेटर टू क्रेडिट एज वेल इज अ बैंक। नाउ व्हाट इज अ ट्रैवलर चेक? बैंक इश्यूज ट्रैवलर चेक एंड लेटर टू क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स सो दैट दे may be spared from the risk of carrying cash during their journey. I hope this point is clear to my learner कि मान लो मेरे को बहुत दूर जाना है, अब मैं इतना सारा पैसा नहीं रख सकता, तो बैंक मुझे क्या करेगा, एक ट्रैवलर्स चेक दे देगा जो कि मैं उस कंट्री में जाके उस बैंक में जमा करा दूंगा और बैंक मुझे वो इतना पैसा दे देगा जिससे कि जो भी रिस्क था कैश कैरी करने का वो मैं उससे बच जाऊं। नाउ बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बैंक एक इंफॉर्मेशन भी देता है, क्योंकि मैंने बताया था कि आरबीआई पूरी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, तो बैंक को डेटा भी देना पड़ेगा। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन स्टैटिक, बीइंग अ फेमिलियर विद इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, द बैंक्स गिवन एडवाइस टू देयर कस्टमर ऑन फाइनेंशियल मैटर बेस्ड ऑन स्मॉल बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड बाय बैंक। यानी कि अगर आप बैंक में जाके कुछ उनसे सजेशन मांगते हैं, दे कैन गिव यू सजेशन ऑन दिस what is the economic situation, because they are more known to the economic situation of the country, so they can advise their customer on the financial matter or their business needs. So these are the journal utility services available with the bank, commercial bank. So हमने बात की कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें डीमेट अकाउंट भी आता है। कंक्लूजन से पहले we'll talk about role of commercial bank in economic development of a country. Capital formation, हमने बात की कि कंट्री का कैपिटल को फॉर्मेट करता है, क्रेडिट को क्रिएट करता है,
चैनलाइजिंग द फंड्स टू द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आया उसको सही ढंग से सही जगह पे इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। एनकरेजिंग राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि अगर किसी राइट टाइप ऑफ इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत है तो उसको वो देता है। उसके बाद एनकरेजिंग बैंक रेट पॉलिसी डिसाइड करता है। बैंक मोनेटाइज द डेब्ट, फाइनेंस टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को भी पैसा देता है। बैंकर एज ए एम्प्लॉयर, बैंक्स एज ए एंटरप्रेन्योर भी काम करता है। तो दीज ऑल आर द रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है विच इज यूपीआई, आपने सुना होगा, पेमेंट बैंक। तो द न्यू मॉडल ऑफ द बैंक इज conceptualized by the RBI. These banks can be payment बैंक जिसे कह रहे हैं हम, पेटीएम सर्विसेज है या यूपीआई है या भारतीय एयरटेल सेटअप है। तो ये सारे के सारे क्या है, पेमेंट बैंक है। So it is an Indian new model of bank conceptualized by the Reserve Bank of India. These banks can accept restrict deposit with a currently limit of 1 lakh per customer and may be increased further. These banks cannot issue loans and credit cards. Both current and saving account can be operated by such banks. Payment bank can issue ATM card or debit cards, provide online and mobile banking services. Like Bharti Airtel set up India's first live payment bank. So that is about now government of India is as well giving us so much of an emphasis on इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। जब नोटबंदी के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया था। नाउ कंक्लूजन क्या है, ये पूरा जो हमने पढ़ा, कंक्लूजन क्या निकलता है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड बैंक आर टू बी कंसिडर नॉट मेयरली एज ए डीलर इन अ मनी बट ऑल्सो द लीडर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि बैंक्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। पहले क्या होता था, लोग समझते थे कि जो बैंक है वो सिर्फ एक डीलर है जो कि पैसा लेके इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा चढ़ा के पैसा कमा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में बैंक्स पूरी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। देन used to subserve the national policy objective of reducing inequalities of income and wealth, removal of poverty and elimination of unemployment in the country. Employment तो बैंक देता ही है, साथ साथ जिस एरिया में इकोनॉमिक inequalities of income and wealth है वहाँ पर नेशनल पॉलिसी के अंदर लोन्स देता है बैंक। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं रूरल एरियाज में, जैसे क्रॉप लोन होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो गवर्नमेंट में जो इनइक्वालिटीज है इकोनॉमी एंड वेल्थ की, जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा पैसा है, गाँव में कम पैसा है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी जो बैंक है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बैंक के अंदर अपने आप में बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उस चीज़ को भी एक कंट्रोल कर रहा है। नाउ हैव बीन कॉल्ड अपॉन द help achieve certain social economic objective laid down by states। यानी कि बैंक तो यानी कि बैंक जो है वो क्या काम कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर रहा है, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट्स को भी रेफर कर रहा है, और इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, बैंक कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब अब बैंक के अंदर जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो हर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए